अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख जाहिर किया। ट्रंप ने कट्टरपंथी वामपंथियों को राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क को एक महान इंसान बताते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्रंप ने चार्ली किर्क की हत्या को नृशंस करार देते हुए इसकी निंदा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उन्होंने आगे लिखा कि सभी, खासतौर पर वो जो उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते थे। ट्रंप ने लिखा कि मेलेनिया और उनकी संवेदनाएं उनकी पत्नी एरिका उनके परिवार के साथ है। इसके साथ ही ट्रंप ने चार्ली को एक महान अमेरिकी देशभक्त बताते हुए उनके सम्मान में अमेरिकी झंडे को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दिया है। At the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का ऑन कैमरा ये पहला मर्डर है, लेकिन इससे पहले भी सियासी हिंसा की फहरिस्त बहुत लंबी है। जून 2025 की ही बात कर ले, जब मिनीसोटा में सांसद और उनके पति की हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2025 में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के घर में आग लगा दी गई। जुलाई 2024 की बात करें, जब प्रचार के दौरान ट्रंप पर गोली लगी थी, गोली चलाई गई थी, हालांकि वो बच गए थे इसमें। अब ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई। चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है। Just because you speak your mind on an issue doesn't mean you get shot and killed. In this country, we have the First Amendment. We have freedom to speak what's on our mind and shouldn't get shot because we believe in our system of democracy, conservative, liberal, whatever you are, you shouldn't be shot. We're talking about Charlie Kirk right now. That's the subject of this that we're talking about right now. Democrats own this 100%. And I'm not going to let you take the conversation somewhere else. People are trying to shut down free speech making like Charlie Kirk. There's no place in this society. Charlie, he's come to my district. We text and talk about policy. He was ironically trying to engage, whatever you think of his views or my views, he was trying to engage in civil discourse on college campuses and invite people opposing views and just to go back and forth and have a debate. We ought to be able to debate and have dialogue and go to college campuses without fear of, this kind of attack. But अब बात नेपाल में आई क्रांति की करते हैं। नेपाल में जिन्सी क्रांति का 4था दिन है। नेपाल में आज कैसे हालात हैं? नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नेपाल को कौन लीड करेगा? क्या नेपाल में भी बांग्लादेश मॉडल ही लागू होने वाला है? क्योंकि नेपाल में बांग्लादेश की तर्ज पर जो विद्रोह शुरू हुआ था, वो अब उसी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल में आज शांति है, कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई। आर्मी ने आज नेपाल में सुबह शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी है। इसके चलते सड़कों पर आज सुबह से थोड़ी चहल पहल दिखाई दी है। इस बीच अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री हो सकती हैं, क्योंकि सुशीला कार्की जेनजी की पहली पसंद बनकर उभरी हैं। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ 8 सितंबर को जेनजी क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें पुलिस की फायरिंग में 21 लोगों की जान गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए और इसके बाद अगले दिन 9 सितंबर को जेनजी का आंदोलन और आक्रामक हो गया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ फूंक डाला। हालात ऐसे हो गए कि सेना को पूरे नेपाल को कंट्रोल में लेना पड़ा। कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि आज कर्फ्यू में सुबह शाम की थोड़ी ढील है।
नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेनफी के साथ ही काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगा दी है। जिस तरीके से 2 दिनों पहले प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया था, जबरदस्त तरीके से आगजनी हुई थी, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल में शांति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी एक शांति की जो वजह है वो सामने आ रही है। हम इस समय नेपालगंज के बॉर्डर पे मौजूद हैं और अगर आप सीधे देखेंगे तो नेपालगंज बॉर्डर में भी आपको शांति नज़र आएगी। नेपाली आर्मी जो है, इसके अलावा नेपाल के जो आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं वो मौके पर ही खड़े हुए हैं। हालांकि जो गेट्स हैं उन गेट्स को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो कर्फ्यू की स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ ढील ज़रूर दी गई है। लोग जो आ सकते हैं, जिन्हें इंडिया आना है, जिनके पास कोई वैलिड रीज़न है, या जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं जिनके पास वैलिड रीज़न है, वहाँ के डॉक्यूमेंट हैं, आईडीज़ है, उनको पहचान पत्र देख करके फ़िलहाल छोड़ा जा रहा है। लेकिन बॉर्डर की स्थिति की बात किया जाए तो देखिए, लोग रोज़मर्रा का जो सामान होते हैं जिसमें आलू है, सब्जी है, साग है, वो सब फिलहाल लेकर के जा रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था दोबारा एक बार स्थापित हो सके। भैया, अंदर सब्जी वगैरह की भी समस्या चल रही है क्या? नहीं, समस्या है। कहाँ रहते हैं आप लोग? नेपालगंज। नेपालगंज में महंगाई स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्या? उधर जो कच्चा सब्जी था वो बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो इसलिए इधर आए थे तो सोचे आलू प्याज लेते थे। अभी क्या स्थिति है, शांति है कि नहीं है? अभी तो है, मगर फिर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बवाल माहौल शांत है, बवाल नहीं है, लेकिन आदमी अभी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। जो सरकार पहले थी, क्या उससे आप लोगों को भी नाराजगी है? बहुत नाराजगी थी सर, वो एकदम चोर था, वो इतने लोगों को मरवा दिया, इतना अच्छा हो गया सर। वो सरकार है। तो क्या क्या लिया है भी आपने साग सब्जी में? सर इसमें तेल है, थोड़ा नमकीन है घर का, ये थोड़ा बर्तन है और आलू प्याज है। तो लोग जो रोज़मर्रा का सामान है नेपालगंज में रहते हैं वो फिलहाल इंडिया भी आते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ उनका एक पुराना रिश्ता है और मित्र देश होने के नाते जो आवागमन है इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके के हालात 2 दिन पहले थे, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, उसको देखते हुए ज़बरदस्त तरीके से सिक्योरिटी बिल्डअप किया गया है। जो 48 घंटे तक नेपाल जलता रहा, तबाह होता रहा। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज अंतरिम सरकार के गठन को लेकर है। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अंतरिम सरकार के मुखिया के रेस में 4 नाम थे। पहला नाम पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालेन शाह का, तीसरा नाम पूर्व क्रिकेटर सागर ढकाल और चौथा नाम धरान के मेयर हरकाज सपांग का था। जेनफी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58.9%, बालेन शाह को 32.1%, सागर ढकाल को 7.1% और हरकाज सपांग को 1.8% वोट मिले हैं। शीला कार्की के नाम का प्रस्ताव लगभग 4 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक के बाद तय किया गया। सुशीला कार्की को रेस में सबसे आगे निकलने की वजह उनका भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, नेपाल के किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई संबंध न होना। सुशीला कार्की की छवि एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चेहरे के तौर पर बनी रही। वो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बनने वाली एकमात्र महिला है। This is not the permanent government, this is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. नेपाल में जेनफी क्रांति के पीछे जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम काठमांडू के मेयर बालेन शाह का भी है। बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दी है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशीला कार्की के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी जो पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूं। अब जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस तरह से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ।
ठीक उसी तरह से अंतरिम सरकार का गठन भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी सेना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सेना प्रमुख लगातार जिनसी से बात कर रहे हैं, सुशीला कार्की से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उनके नाम पर मुहर भी लगने वाली है। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की अगर नेपाल की प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल में निष्पक्ष चुनाव कराना होगा, जेएनसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, नेपाल के हालात में सुधार करना होगा और इतना ही नहीं, नेपालियों को महंगाई और बेरोजगारी से निजात भी दिलानी होगी। नेपाल में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे वहां नॉर्मल हो रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर लोगों के आने जाने के लिए अब इस सीमा को खोल दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर अभी रोक है, लेकिन लोग पैदल भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। नेपाल में हुई हिंसा के चौथे दिन बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सरकार बनाने की प्रक्रिया पर बातचीत चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर वीरगंज के पास, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भी अब लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। कल तक पूरी तरह से ये बॉर्डर सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लोग जो नेपाल के नागरिक हैं उनका आई कार्ड देखा जा रहा है और उनको जाने दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कतार में जो लोग हैं ये इंडिया के लोग हैं